शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, ये एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप सुन पाते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज की जानकारी के लिए और उनके मनोरंजन के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते ही रहते हैं। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। फिलहाल जो अभी हमारा कार्यक्रम है वो एक ऐसी समस्या पर आधारित है जो कि विद्यार्थियों को भी प्रभावित करती है और साथ ही पूरे समाज को भी प्रभावित करती है, और ये समस्या है महंगाई की। आखिर महंगाई क्या है और इसे अर्थशास्त्र की भाषा में किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? क्या प्रभाव महंगाई का हमारे समाज पर और देश काल परिस्थिति पर पड़ता है? ये सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर नमिता वर्मा और अमित जोशी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन रहे हैं। मेरा नाम अमित जोशी है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे साथ अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नमिता वर्मा मैम भी जुड़ी हैं और आज इस रेडियो टॉक के माध्यम से हम प्रयास करेंगे एक विषय के बारे में बात करने की जो बहुत सरल और छोटा है परंतु उतना ही गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। और आज का विषय रहेगा महंगाई, जिसे हम अर्थशास्त्र में स्फीति के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इन्फ्लेशन। हम अक्सर पढ़ते हैं कि देश में महंगाई का स्तर बढ़ रहा है। हमने अपने बड़े बुजुर्ग से कहते सुना है कि उनके जमाने में 1 किलो चीनी 2 रुपए में आती थी, लेकिन 1 किलो चीनी 42 से 45 रुपए में अब पहुंच गई है। देखो चीनी का दाम कितना ऊपर चले गया है, सरकार ने कितनी महंगाई बढ़ा दी है। पर क्या वाकई में महंगाई स्फीति बढ़ गई है? क्या हम आज चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं? ये तो खैर एक लेमैन भाषा हो गई, पर आइए हम जानते हैं डॉक्टर नमिता मैम से कि अर्थशास्त्र के शब्दों में हम स्फीति यानी इन्फ्लेशन से क्या समझते हैं और क्या स्फीति की दशा की विशेषताएं हैं। थैंक यू अमित। हम सीधे इन्फ्लेशन से शुरू करते हैं। वैसे तो इन्फ्लेशन का अर्थ बढ़ती हुई कीमतों से लगाया जाता है, परंतु कुछ वस्तुओं की ही कीमत वृद्धि को स्फीति या इन्फ्लेशन नहीं कहा जा सकता। जब हम एवरेज में देखें कि अधिकांश यानी कि ज्यादातर गुड्स हमारे महंगे हो रहे हैं, तब उस स्थिति को हम कहते हैं कि स्फीति हो सकती है या इन्फ्लेशन हो सकता है। लेकिन सभी प्रकार की कीमत वृद्धि इन्फ्लेशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाने से अस्थायी रूप से कीमतें बढ़ जाती हैं, यह स्थिति सूखा पड़ जाने या फसल खराब हो जाने या प्राकृतिक विपदा, जो ये हमारी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं जैसे भूकंप, रीटा, सुनामी, कैटरीना, जो चक्रवात आते हैं या बाढ़ आ जाने से या युद्ध की स्थिति में आती है। परंतु इन कारणों से उत्पन्न कीमतों में वृद्धि अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती है। कुछ समय के लिए बढ़ती है फिर घट जाती है। तो ये जो है इन्फ्लेशन की दशा नहीं हो सकती। इन्फ्लेशन की दशा तो तब होगी जब कीमतों में वृद्धि पर्याप्त और निरंतर कॉन्टिन्यूअस होती रहेगी और उसमें पूरी दृढ़ता से और ज्यादा बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तो है इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन की कुछ विशेष दशाएं भी होती हैं। वो दशाएं क्या हैं? जैसे कुछ वस्तुओं की छिटपुट कीमत वृद्धि नहीं, बल्कि अधिकांश वस्तुओं की कीमतें बढ़े। नंबर 2, कीमतों में लगातार वृद्धि और दृढ़ता से हो और अप्रत्याशित हो, जिसको हम अप्रत्याशित का मतलब जिसको हम असेस नहीं कर पाए। नंबर 3, स्फीति असंतुलन की दशा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि मांग की अपेक्षा पूर्ति के कम होने के कारण होती है। एक कारण मैं आपको और बताती हूँ। मुद्रा पूर्ति बढ़ने से क्रय शक्ति में निरंतर ह्रास हो। ह्रास का मतलब कम होना, मतलब कम होना ना जी। तो वैसे तो कई परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं हमारे साथ अमित जी से। थैंक यू मैम। वैसे तो हमने अर्थशास्त्र को साइंस और आर्ट्स दोनों में डाला है।
पर जब हम आर्ट्स के दृष्टि से अर्थशास्त्र को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र विभाग है, ये विषय है, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब हर एक के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। तो जितने अर्थशास्त्री यहाँ पर आए, सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, सब लोगों के अपने अपने विचार हैं कि महंगाई क्या है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो कुछ उनमें से चुनिंदा मैं अर्थशास्त्रियों की बात कर रहा हूँ। और आजकल यूजीसी नेट में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये किस अर्थशास्त्री ने बोला। तो ऐसे ही कुछ अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, वो एक मॉनेटरिस्ट थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार प्रत्येक समय तथा प्रत्येक जगह कीमत स्फीति एक मौद्रिक घटना है और यह तभी उत्पन्न होती है जब उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। According to him, inflation is always and everywhere a monetary phenomena and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than output. कुछ ऐसी ही डेफिनेशन कोलबर्न ने भी दी थी। According to Colburn, in inflation, too much money chasing too few goods. यह स्फीति की अंतिम संक्षिप्त पर सटीक परिभाषा है, क्योंकि कोलबर्न क्या कहते थे? कोलबर्न लगभग ये कहते थे कि बहुत सारा पैसा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें बहुत कम है। और जब चीज़ें बहुत कम होती है और पैसा बहुत सारा उन चीज़ों को खरीदने के लिए आतुर होता है, तो चीज़ों के दाम अपने आप ही बढ़ जाते हैं और देश में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक इसी तरह से विश्वविख्यात जॉन मेनार्ड कीन्स भी इसी बात को कहते हैं। और कीन्स की परिभाषा कहती है कि पूर्ण रोजगार की दशा में समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक होना कीमत स्फीति कहलाता है। An excess of aggregate demand over aggregate supply in condition of full employment. ऐसे बहुत सारे और अर्थशास्त्री आए, जैसे कि एक थे जी ऑफर क्राउथर, जिनकी मैंने अभी बात करी थी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ये तो परिभाषाएं हैं, सब्जेक्टिव हैं। हमारी खुद की परिभाषाएं हो सकती है, हमारे बड़े बुजुर्गों की अपनी परिभाषा थी महंगाई को लेकर के। लेकिन परिभाषाओं के अलावा भी इन्फ्लेशन को और गहराई से समझने के लिए मैम बताएंगी कि स्फीति जो दरअसल अर्थशास्त्र में हम अभी पढ़ रहे हैं इस रेडियो टॉक के माध्यम से, कितने प्रकार की होती है। इन्फ्लेशन शब्द का प्रयोग मुद्रा, लागत, मजदूरी, मांग आदि के साथ करने पर मुद्रास्फीति, लागत स्फीति, मजदूरी स्फीति और मांग स्फीति का उल्लेख होता है, या जिसकी हम लगातार बात करते हैं। और इनका अर्थ होगा मुद्रा, लागत, मजदूरी और मांग में वृद्धि। जब लागत स्फीति तथा मजदूरी स्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे लागत प्रेरित स्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब केवल मजदूरी दर में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे लागत जन्य स्फीति कहते हैं। जब मुद्रास्फीति और मांग स्फीति के कारण कीमतों में स्फीति होती है, यानी कीमतों में प्राइस इन्फ्लेशन होता है, तो इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में स्फीति जन्य शक्तियां हों लेकिन सरकारी उपायों से अल्पकाल में स्पष्ट रूप से वो अपने प्रभाव नहीं दिखा पा रही हो, तो ऐसी स्थिति को सप्रेस इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब स्फीति अपनी अंतिम अवस्था में होती है और कीमत वृद्धि की दर बहुत तेज हो जाती है तो इसे अति स्फीति कहते हैं। अति स्फीति की दिशा में अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अति स्फीति के विपरीत आरंभिक स्थिति में कीमत वृद्धि की दर बहुत कम होती है और यह अर्थव्यवस्था को रोजगार के उच्च स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है। अधिकतर अर्थशास्त्री इस स्थिति को अर्थव्यवस्था के लिए वांछनीय मानते हैं और ऐसी नीतियों को अपनाने की सलाह देते हैं जिससे मामूली दर पर कीमत वृद्धि होती रहे। इस तरह मामूली दर में कीमत वृद्धि मंदस्फीति कहलाई जाती है। इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं अमित जी से और जानना चाहूंगी कि हम इन्फ्लेशन को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये डिमांड पोस्ट कॉस्ट पुश को थोड़ा सा ब्रीफ किया है। आगे विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ अमित। वैसे तो इन्फ्लेशन लगने में सरल है, एक छोटा सा शब्द ही लगता है कि महंगाई के बारे में बात करना, पर अर्थशास्त्र के संबंध में इसकी डेफिनेशंस भी बहुत बड़ी हैं और इनका जो उपयोग है, चाहे इनकी वजह से जो पॉलिसीज हमारी भारत निकालती है, हमारा या कोई भी अर्थव्यवस्था निकालती है, जैसे मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज,
इसको देख करके, तो अपने आप में एक गंभीर विषय बन जाता है। जैसा कि मैम आपने बताया कि इन्फ्लेशन 2 कैटेगरी में सामान्यतः बांटा गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पर इसके अलावा भी वृद्धि की गति के आधार पर मुद्रास्फीति को वर्गीकृत किया गया है। जैसे आदमी चलता है, आदमी की चाल होती है, तो इन्फ्लेशन की भी चाल होती है। कभी इन्फ्लेशन रेंगता है, कभी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कि यह वॉक कर रहा है, चल रहा है, चलती हुई मुद्रास्फीति। कभी हम कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। और एक इससे भी भयानक स्टेज है जिसे हम कहते हैं अतिस्फीति, जिसके बारे में मैम ने अपना टॉक छोड़ा था यहाँ पर, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन अर्थात रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मतलब धीरे धीरे, हौले हौले। जब अर्थव्यवस्था में कीमतों की वृद्धि धीरे धीरे होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दरअसल यह मुद्रास्फीति का सबसे नरम रूप होता है। अर्थशास्त्री रेंगती हुई मुद्रास्फीति को हानिकारक नहीं मानते हैं, बल्कि कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यहां तक मानना है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति का होना आवश्यक है। ये हम आगे भी आने वाली जो ये सीरीज है हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर, इस पे भी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस विचारधारा की आलोचना यह कहकर कर दी गई कि यदि एक बार रेंगती हुई मुद्रास्फीति आरंभ हो गई तो फिर यह चलना, दौड़ना और कूदना भी आरंभ कर देगी और कुछ समय बाद अतिस्फीति का विकराल रूप धारण कर लेगी और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगी। इससे थोड़ी सी ज्यादा इन्फ्लेशन, ये तो लगभग 3% से कम की इन्फ्लेशन है। जब 3% से लेकर के 10% तक की इन्फ्लेशन किसी देश में हो रही होती है, तब हम कहते हैं कि वहां चलती हुई मुद्रास्फीति है। और ये सतर्क कर देने वाला विषय है। चलती हुई मुद्रास्फीति में मात्र कुछ डिग्री का अंतर हो, जैसे 3% से लेकर के 10% का। 3 से कम में तो रेंगती हुई आ जाती है, 3 से ज्यादा आएगी तो हम उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कह देंगे। तो इस स्थिति में केवल कीमतों में वृद्धि होने की गति रेंगती हुई मुद्रास्फीति की तुलना में कुछ तेज हो जाती है। लेकिन इससे इस बात का पूर्वानुभास होने लगता है कि भविष्य में दौड़ती हुई स्फीति आने वाली है। अब देखते हैं दौड़ती हुई स्फीति क्या है। जब स्फीति लगभग 10% से 20% के आसपास तक हो जाती है या इससे आगे जाने की होती है, तब हम कहते हैं कि किसी देश में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। इसके अंतर्गत दरअसल कीमतों में वृद्धि बड़ी तेजी से होने लगती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगती है। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण श्रमिकों एवं स्थिर आय वाले वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक कठिनाइयों में आशातीत वृद्धि होने लगती है। और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा जब इन्फ्लेशन अपने चरम पर होती है, 20% से लेकर के 100% तक, और कभी कभी तो हमने देखा है जिम्बाब्वे और वेनेजुला जैसे, जहां पर 2016 में इस तरह की बड़ी भयंकर इन्फ्लेशन आई थी और अभी तक जूझ ही रहे हैं वो, कि जब 100% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन किसी देश में हो जाती है, तब हम उस स्थिति को अति स्फीति कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस प्रकार की स्फीति की कीमतों में वृद्धि की कोई सीमा नहीं रहती है। इसके अंतर्गत कीमतों में वृद्धि इतनी गति से होती है कि इस संबंध में कोई अनुमान लगाना ही कठिन हो जाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति बेहद घट जाती है, जिससे देश की जनता में देश की मौद्रिक प्रणाली के प्रति अविश्वास की भावना जन्म लेती है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो स्फीति उत्पन्न हुई थी ना, वह इस प्रकार की स्फीति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उस समय की अति स्फीति की दशा का सटीक चित्रण करने के लिए हम आगे अपने आने वाली सीरीज में वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी देखेंगे। बस इतना जान लेते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाय की दुकान में उस समय चाय पीता था, तो वो चाय का प्याला पीने भी नहीं पाता था कि तब तक चाय के प्याले की कीमतों में वृद्धि हो जाती थी। इतनी तेज इन्फ्लेशन होता था। ये हाइपर इन्फ्लेशन का एक उदाहरण है। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कीमत स्तर में 10 वर्षों में 10% की वृद्धि होती है। तो चलती हुई स्फीति की दशा में 12 वर्ष में लगभग 30% की कीमत वृद्धि होती है। दौड़ती हुई अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उस दशा में 6 वर्षों में लगभग 100% तक की वृद्धि हो जाती है। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन की जैसी स्थिति आ गई तो 1 वर्ष की अल्पावधि में भी लगभग 100% से भी अधिक की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। आइए अब मैम से जानते हैं कि इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हमने इतना कुछ देखा, क्या ये अच्छा भी हो सकता है, और अगर ये अच्छा नहीं है, बुरा है, तो कैसे बुरा है? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे हम बात कर रहे हैं, इज इन्फ्लेशन बैड और गुड, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है। मैं पहले आपको इसकी अच्छाइयां बताती हूँ, ठीक है। कीमत स्फीति से जिस वर्ग को लाभ होता है, सबसे पहला वर्ग है ऋण लेने वाला वर्ग, यानी जो
मतलब उधार ले रहा होता है जी। ठीक ना जी। कीमत स्फीति होने पर मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिससे ऋण लेने वाले व्यक्ति लाभान्वित होते हैं और उन्होंने ऋण तब लिया था जब मुद्रा का मूल्य अधिक था बिल्कुल। और ऋण तब लौटाया जब मुद्रा का मूल्य घट गया। इससे क्या हुआ, ऋणी ने मुद्रा की उतनी ही राशि को लौटाया जितनी राशि उसने ऋण के रूप में प्राप्त की थी, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाने के कारण वास्तविक रूप में उसने पहले की अपेक्षा कम क्रय शक्ति वापस की। इससे क्या हुआ, कीमत स्फीति के कारण ऋण लेने वाले लाभान्वित हुए और वो भी जिन्होंने लोन दिया है वो बेचारे टेंशन में आ गए कि ये क्या हुआ। दूसरी बात अगर हम करें कृषक वर्ग की या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं या उससे जुड़े हैं, तो कीमत स्फीति से लाभान्वित होने वाला दूसरा वर्ग यही है, एग्रीकल्चर में जो अपने को संलग्न किए हुए। कीमत स्फीति के कारण इनके फसल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे इनके लागत में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब क्या होता है कि कीमत स्फीति से कृषक वर्ग जो है वो लाभान्वित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी अगर हम बात करें उत्पादक वर्ग की, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वे भी इससे लाभान्वित होते हैं। कैसे? उत्पादन वर्ग को भी कीमत स्फीति से लाभ कैसे होता है? कारण यह है कि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें लागत की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं और इससे उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ होता है। इतना ही नहीं, ये कीमत स्फीति भविष्य में और अधिक लाभ की आशा जगाती है। ये तो हमने बात की है कि जहां हमें लाभ होता है या जो बेनिफिट्स होते हैं हमें इन्फ्लेशन से, वहीं इन्फ्लेशन से हमें घाटे भी होते हैं, है ना, नुकसान भी होते हैं। कुछ वर्गों को घाटा भी हो रहा है जी। पहला हम बात करें ऋण दाता वर्ग, जैसे कि अमित जी आपने अभी बोला, है ना, उनको कैसे होता है, जब कीमत स्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिससे क्या होता है, ऋणदाताओं को वास्तविक रूप में कम क्रय शक्ति वापस मिलती है, जबकि मौद्रिक रूप में उनको समान राशि वापस मिलती है। अतः ऋणदाताओं को वास्तविक रूप में हानि उठानी पड़ती है। जी, बिल्कुल। दूसरा वर्ग है स्थिर आय वाले उपभोक्ता वर्ग। स्थिर आय वर्ग वाले उपभोक्ता वर्ग यानी हम इसको किस में ले, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है। स्थिर आय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को कीमत स्थिति से हानि उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ जाने के कारण उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है, जबकि कीमत वृद्धि के अनुपात को उनकी आय में वृद्धि नहीं होती है। मतलब कीमत में तो वृद्धि हो गई लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। इसलिए क्या होता है, उनको अपना उपभोग कम करना पड़ता है। भाई वो क्या कहते हैं कि हम कंज्यूम कम करना शुरू करते हैं और फिर पुरानी बचतों का, हम जो हमारी पुरानी सेविंग्स हैं उनको अपने कंजम्पशन में ले आते हैं। तो ये बहुत बड़ी हानि है हमारे स्थिर आय वर्ग के उपभोक्ता के लिए। वैसे तो इन्फ्लेशन के बारे में मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि इसके बेनिफिट्स या इसके नुकसान कौन कौन से हैं। अभी तक हमने ये जान लिया कि कितने प्रकार का होता है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ अमित ने बताए, लेकिन एक मुद्दा अभी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है। बिल्कुल। है ना अमित जी, क्या आप बताना चाहेंगे इस बारे में कुछ? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे जो लोन देता है तो उसको जो है नुकसान होता है, और जो लोन लेने वाला होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे उसका थोड़ा सा उसको राहत हो जाती है। लेकिन मुद्दा यही है कि दरअसल ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है, ये स्फीति जो आ रही है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो अर्थशास्त्रियों ने मुख्यतः इसे दो भागों में, कैटेगरी में दो बेसिकली डिवाइड किया है कि इसके दो प्रमुख कारण मानते हैं। पहला, अगर मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए, यानी मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आने का खतरा रहता है। कैसे, ये देखते हैं अभी। ठीक इसी तरह से एक दूसरा और कारण है जिसको हम कहते हैं कि उत्पादन में स्थिरता, यानी प्रोडक्शन अगर कम है और डिमांड ज्यादा हो गई है। हम इसको ऐसे भी समझते हैं जैसे आजकल इन्फ्लेशन चल रहा है, हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, और आस पड़ोसी के देश हमारे देख रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है? सप्लाई चेन का टूटना और डिमांड साइड बूस्ट हो जाना। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, जैसे ऑयल प्राइसेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे हम वॉर देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वगैरह, श्रीलंका में आप देख रहे हैं किस तरह के हालात है। तो इससे दरअसल क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको भी डिसीजन लेने में दिक्कतें होती हैं और सप्लाई चेन में दिक्कतें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये दो कारणों की वजह से इन्फ्लेशन होता है, यानी मुद्रा की स्फीति बढ़ती है।
अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि अगर मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए तो स्फीति होती है, यानी मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आने का खतरा रहता है। अब ये कैसे होता है, ये हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे अगर लोग हो जाएंगे खरीदने वाले, कहने का मतलब है कि मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो जाती है, चीजें उतनी की उतनी है, तो बहुत सारा पैसा है हमारे पास, बहुत सारा पैसा है, चीजें तो बहुत लिमिटेड है, तो सबको तो मिल नहीं सकती, रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो है, उसमें लोग चेज करने लगते हैं कि मुझे तो मिल मुझे जाए, मिल जाए, मुझे तो मिल जाए। नेचुरल है कि जो बेचने वाला है वो उसका बेनिफिट लेने बिल्कुल। लगता है, और जो प्रोड्यूसर होता है, बेचने वाला होता है, वो उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो वो बिल्कुल। क्या करेगा, उस चीजों के दाम बढ़ा देगा, और दाम बढ़ा देगा तो इस वजह से इन्फ्लेशन देश में आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो एक कंडीशन हो गई इन्फ्लेशन की। और जैसे सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे आप जानते ही हैं कि बैंक से रिलेटेड जितने भी सरकार काम करती है, कि सीआरआर का रेट चेंज करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर वगैरह, इन सब में जो बदलाव होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। अमित जी, ये वाले जो एसएलआर रेट्स और सीआरआर कह रहे हैं, हम आने वाली सीरीज में इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी एक सीरीज बन सकती है। बिल्कुल। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में यही होता है कि बैंक के साथ हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। और जब बैंक क्या करता है, आरबीआई जो होता है, सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं भारत के संदर्भ में, तो आरबीआई जब बैंकों को निर्देश देता है उसे रेपो रेट में ये बदलाव करना है, उसे घटाना है या बढ़ाना है, उसकी वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। मनी सप्लाई कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, और जब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मनी नहीं होगा, जो पीछा कर रहा होगा चीजों का, कम मनी होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये तो एक कारण है कि सरकार की मौद्रिक नीति की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक ऐसे ही होता है जब घाटे की अर्थव्यवस्था होती है या घाटे का वित्त व्यवस्था होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी जिसको बिल्कुल एग्जैक्टली मैन, बिल्कुल। जैसे यदि सरकार सार्वजनिक आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, तो इसके लिए वह घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है। इससे समाज में मौद्रिक आय वस्तुओं की तुलना में तेजी से बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत स्फीति होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक कारण हो गया क्रेडिट क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, अत्यधिक साख सृजन से। अब हम दूसरे कारण की ओर जाते हैं, जब मैंने बोला था कि प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाता है या उत्पादन स्थिर हो जाता है या कम हो जाता है, किसी वजह से कम हो जाता है, तब भी इन्फ्लेशन आने का खतरा रहता है। जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम पर सिलेंडर्स की इतनी मार चल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। प्रोडक्शन कम था लेकिन लेने वाले लोग ज्यादा थे, और जब लेने वाले ज्यादा होंगे तो क्या होगा, अपने आप ही जो है इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा, सिलेंडर्स के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये दूसरा कारण था। तो संक्षेप में अगर मैं इसे कहूं तो यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा विद्यमान हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को जॉब मिल रही है, लगभग 4 से लेकर के 6% तक की अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं, वो चलता है। हम वो वाले उसमें टॉपिक में ले लेंगे। बिल्कुल है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला भी एक सीरीज अच्छे से बनाई जा सकती है। तो यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा विद्यमान हो तो उत्पाद के स्तर में वृद्धि नहीं की जा सकती है। एक तो ये इससे संक्षेप में हमें निष्कर्ष निकलता है। और यदि देश में औद्योगिक संबंध अच्छे न हो तो उत्पादन प्रतिष्ठानों में हड़ताल, तालाबंदी आदि होगी, और इससे उत्पादन में कमी आ जाती है। और जब उत्पादन में कमी आ गई यानी प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा, कीमत स्फीति हो जाएगी। नेचुरल, बिल्कुल। तो ये तो था कि मतलब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकती है। इसको बहुत आगे तक और खोला जा सकता है, लेकिन अभी आने वाली सीरीज में हम इसी के बारे में चलेंगे। तो ये तो रहे थे कारक। मैम से जानते हैं अब कि स्फीति को आखिर नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। जैसे आपने जो कारण बताए उसी तरीके से मैं नियंत्रित करने के उपाय बताती हूँ। बिल्कुल मैम, है ना, वही है जैसे आपने पहले बात की थी, मौद्रिक उपाय होते हैं, दूसरा वित्तीय उपाय है, और फिर हमारे और भी बहुत से उपाय हैं जिनको हम अन्य में डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक उपाय की। मौद्रिक उपायों का प्रयोग देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अच्छा, ठीक ना। हाँ जी, इसका मुख्य रूप से संबंध मुद्रा और साख की मात्रा से होता है। मुद्रा और साख मतलब मनी एंड क्रेडिट। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत जो उपाय होते हैं वो, जैसे हम बात करें पहले तो मुद्रा की मात्रा में कमी करना, मनी सप्लाई कम कर देते हैं, है ना। इस वर्ग का मुख्य उपाय यही है। बिल्कुल सही। मुद्रा की मात्रा घटने पर देश में आय और मांग का स्तर गिर जाता है, और इससे इन्फ्लेशन का प्रभाव या इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो कहते हैं वो कम हो जाता है। दूसरी बात करें, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं और जो वो हमें
क्रिएट करते हैं, हाँ। है ना, उन पर नियंत्रण करके भी हम बिल्कुल इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें वित्तीय उपायों की या है ना फिस्कल पॉलिसीज की, तो वित्तीय उपायों का प्रयोग देश की सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि सरकार देश में नए कर लगाकर मौद्रिक आय की मात्रा को घटाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, या हम ये कहें कि सरकार सार्वजनिक व्यय जो होता है उसमें कमी करके मौद्रिक आय को घटा सकती है, जिससे भी इन्फ्लेशन बिल्कुल इससे भी इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम कहें कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारे सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके क्रय शक्ति को जनता से सरकार के पास हैंडओवर कर दे या ट्रांसफर कर दे। इस प्रकार मांग अधिक या जो हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको हम खत्म करें और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर लें, है ना। या फिर हम ये कहें कि समाज में बचत बढ़ाने के लिए मांग स्तर को घटाने में सहायक होते हैं, जिससे भी हमारी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। ठीक है। और हम इसके अलावा भी हमारे कई उपाय हैं, जैसे हम पहले बात करें तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना, वस्तुओं की अधिकतम बिक्री कीमत का निर्धारण करना, या राशनिंग या उपभोग की मात्रा में नियंत्रण करना, या मजदूरी की वृद्धि में रोक लगाना। तो ये तो उपाय हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। वैसे तो इन्फ्लेशन के बारे में हम बहुत कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबी वार्ता हो जाएगी। लेकिन हम आने वाली सीरीज में आपको डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, है ना, जो अभी सर हमने डिस्कस किए हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स, उसको आपके साथ लेके आएंगे अगली सीरीज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए लाभान्वित होगा। जी, धन्यवाद।